हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक इंडिया फॉर यू पर। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं अपने विंडोज 10 मशीन पे हूं और इस समय मैं अपने विंडोज 10 मशीन को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूं विंडोज 11 में। लेकिन अपग्रेड करते टाइम मेरे सामने ये एरर आ रहा है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। दिस पीसी डजंट करंटली मीट विंडोज 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट, द पीसी मस्ट सपोर्ट TPM 2.0। तो ये TPM 2.0 ये फीचर होता है मदरबोर्ड के अंदर जो मेरे इस सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है। तो ये मेरे को एरर आ रहा है। तो ये मेरा सिस्टम अनसपोर्टेड है विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के लिए। और हम किसी भी सिस्टम को कैसे चेक करेंगे कि वो कंपेटेबल है विंडोज 11 इंस्टॉल करने के लिए? तो उसकी कंपेटेबिलिटी चेक करने के लिए मैंने पहले ही एक ऐसा वीडियो बना रखा है, अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है उसका लिंक आप टॉप राइट कॉर्नर आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे हम किसी भी सिस्टम को चेक करेंगे कि वो कंपेटेबल है विंडोज 11 इंस्टॉल करने के लिए या नहीं। क्योंकि विंडोज 11 जब भी आप इंस्टॉल करेंगे किसी भी अनसपोर्टेड सिस्टम पे, तो इस तरीके से आपके सामने कुछ एरर्स देखने को मिलेंगे। मेरे सिस्टम में ये TPM 2.0 से रिलेटेड ये एरर आ रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम के मदरबोर्ड में TPM 2.0 फीचर नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती हैं विंडोज 11 को अपग्रेड करने के लिए, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं और रिकमेंडेड है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो उसमें सबसे पहले आपका रैम सिस्टम में मिनिमम 4 GB होना चाहिए और सिस्टम पे जो मदरबोर्ड है वो TPM 2.0 इनेबल्ड होना चाहिए। साथ ही साथ ये फीचर उस समय आपके मदरबोर्ड में इनेबल भी होना चाहिए जब आप विंडोज 11 को अपग्रेड करने जा रहे हैं या फिर फ्रेशली भी इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो भी TPM 2.0 इनेबल होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे केस में मेरा सिस्टम में TPM 2.0 इनेबल नहीं है, वही ये एरर दे रहा है अपग्रेड करते टाइम पे। तो ये अनसपोर्टेड सिस्टम पे क्या मैं विंडोज 11 को अपग्रेड कर पाऊंगा? तो आज का हमारा यही टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और देखेंगे कि कैसे अनसपोर्टेड सिस्टम पे विंडोज 11 को जेन्युइनली कैसे इंस्टॉल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं कोई भी थर्ड पार्टी टूल या एप्लीकेशन का यूज नहीं करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं इस स्क्रीन को क्लोज कर देता हूँ, तो ये कुछ मिनट्स ले लेगी क्लोज होने में, तो इसको क्लोज हो जाने देते हैं। तो विंडोज 11 अपग्रेड करने के लिए पहले आपको कुछ प्रिपरेशन कर लेनी होगी, जिसके लिए आपके पास सबसे पहले विंडोज 11 की ISO प्रेजेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए आप ISO को डाउनलोड कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जेन्युइनली जाकर के, और साथ ही साथ आपको अपनी हार्डवेयर कंपेटेबिलिटी चेक कर लेनी है कि विंडोज 11 के लिए वो अगर कंपेटेबल है तो बहुत अच्छा है, और अगर कंपेटेबल नहीं है तो इस वीडियो की हेल्प से आप उसको अपग्रेड कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे आपका सिस्टम ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। आप किसी भी सिस्टम पे ट्राई करेंगे तो वो मिनिमम 4 से 5 साल पुराना होना चाहिए। इससे ज्यादा ओल्ड होगा तो वो आप अपने रिस्क पे देख सकते हैं, क्योंकि कभी भी माइक्रोसॉफ्ट ये ऑप्शन जो आज हम यूज करने जा रहे हैं अनसपोर्टेड सिस्टम को विंडोज 11 में अपग्रेड करने के लिए, तो वो माइक्रोसॉफ्ट कभी भी अपने एंड से वो बंद कर सकता है। जो कि अभी हम कर पा रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है वो अनसपोर्टेड सिस्टम के लिए अपडेट्स देना बंद कर दे बिल्कुल से, और हम अपग्रेड ना कर पाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिस्टम आप जो भी ट्राई कर रहे हैं वो ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा या बहुत ही क्रिटिकल यूज ना करते हो उस सिस्टम पे आप, तो ही आप उस सिस्टम पे ये ट्राई करेंगे। नहीं तो आपको विंडोज 11 सपोर्टेड सिस्टम ही बाय करना पड़ेगा और उसी पे आप जेन्युइनली विंडोज 11 को अपग्रेड कर पाएंगे। तो ये एक मेरी तरफ से जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। आप चाहें तो अपने ओल्ड सिस्टम पे इसको अपग्रेड करके ट्राई कर सकते हैं, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। और आपके सिस्टम पे हार्ड डिस्क अवेलेबल है, SSD नहीं है, तो आप इस प्रोसेस को ट्राई ना कीजिए, क्योंकि ये अपग्रेड होने के बाद विंडोज 11 आपके ओल्ड सिस्टम पे बहुत ही लैग करेगा। तो मेरे तरफ से ये रिकमेंडेशन है आपको कि SSD आपके सिस्टम में होना मस्ट है, चाहे वो SATA हो, NVMe हो या NVMe 2.0। तो हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे कि हमारे पास विंडोज 11 की ISO होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो हम उसे माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जाकर के ऑफिशियली डाउनलोड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और देख लेते हैं कि कैसे हमें ISO को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए मैं अपना एज ब्राउजर ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं google.com खोलूंगा और google.com में जाने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा विंडोज 11
डाउनलोड। जैसे ही मैं इसको सर्च करूंगा फर्स्ट लिंक मेरे सामने आएगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट का है। इस पे जाके आप इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। विंडोज 11 का लेटेस्ट अपडेट जो है वर्जन वो है 23H2। इसको हमें डाउनलोड करना है। इसकी डायरेक्ट आईएसओ हम डाउनलोड करेंगे। मीडिया क्रिएशन टूल का यूज हमें यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज नहीं करना है, हमें इस ऑप्शन का यूज करके आईएसओ को डाउनलोड करना है। तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे विंडोज 11 मल्टी एडिशन आईएसओ 64 बिट डिवाइसेस के लिए यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रोडक्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा और ये लैंग्वेज आपको अपने टारगेट सिस्टम पे चेक कर लेना है, यानी जिस सिस्टम को आप अपग्रेड करने जा रहे हैं उस सिस्टम पे करंटली कौन सा लैंग्वेज पैक इंस्टॉल है विंडोज 10 का। तो ये आप देख सकते हैं अपने सिस्टम की सेटिंग्स में जाकर के यहाँ से, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ टाइम एंड लैंग्वेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रीजन पे क्लिक करना है। रीजन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कंट्री और रीजन में देखिए मेरा इंडिया सेलेक्टेड है। वैसे ही आप अपना देख लेंगे कि क्या है, यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है कि आपकी कंट्री और रीजन क्या है यहाँ पे। और रीजनल फॉर्मेट में देखिए मेरा लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया सेलेक्टेड है, तो सेम कंट्री और लैंग्वेज मेरी सेलेक्टेड है। इसके बाद लैंग्वेज में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विंडोज डिस्प्ले लैंग्वेज आपकी वही लैंग्वेज सेम होनी चाहिए जो आपका रीजन में लैंग्वेज सेलेक्टेड है। तो यहाँ पे भी मेरी इंग्लिश इंडिया सेलेक्टेड है और रीजन में भी आप देख सकते हैं इंग्लिश इंडिया सेलेक्टेड है। तो ये आपको मेक श्योर कर लेना है आईएसओ डाउनलोड करने के टाइम पे। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप आईएसओ को डाउनलोड करेंगे और किसी डिफरेंट लैंग्वेज पैक की आईएसओ को आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद अगर आप उसी से अपग्रेड करेंगे विंडोज 11, तो जो आपका करंटली डेटा आपके मशीन पे है विंडोज 10 पे और जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है और जो पर्सनल सेटिंग्स हैं आपके सिस्टम पे, ये तीनों चीजें वो मिस आउट कर देंगे आप अपग्रेड होने के बाद। यानी कि आपके एप्लीकेशंस, जैसे कि मेरे सिस्टम पे आप एप्लीकेशन देख रहे हैं गूगल क्रोम और वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये मैंने मैनुअली इंस्टॉल कर रखा है, ये मुझे बचाना है। अपग्रेड के बाद ये यहाँ पे रहना चाहिए। साथ ही साथ मेरे सिस्टम पे जो भी डेटा मौजूद है वो भी वैनिश नहीं होना चाहिए, वो भी बचना चाहिए। और मेरे प्रोफाइल सेटिंग या जो भी मेरे सिस्टम पे जो भी पर्सनल सेटिंग है, जो भी यूजर अकाउंट है, वो सभी बचने चाहिए। तो ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप ठीक आईएसओ डाउनलोड करेंगे, उसका लैंग्वेज पैक करेक्ट होना चाहिए, मैच करना चाहिए आपके करंटली सिस्टम के हिसाब से। तो मैंने आपको चेक करना बताया, इसी हिसाब से आप आईएसओ को डाउनलोड करेंगे और सही लैंग्वेज को चुनेंगे। तो मेरे सिस्टम पे ये लैंग्वेज अभी इंग्लिश इंडिया है, तो मैं यहाँ से चुनूंगा कि इंग्लिश इंडिया लिस्ट में है कि नहीं लैंग्वेज। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज को चुनूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैंने अपने इस सिस्टम पे जो विंडोज 10 को इंस्टॉल किया था उस आईएसओ का लैंग्वेज पैक इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज ही था। तो मैं सेम लैंग्वेज पैक वाली आईएसओ डाउनलोड करूंगा विंडोज 11 की भी और उसी से अपग्रेड करूंगा। तो ये आपको मेक श्योर कर लेना है पहले ही कि आपकी लैंग्वेज पैक जो आईएसओ का होगा वो सेम होना चाहिए करंटली सिस्टम के हिसाब से। और अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि सपोज कीजिए आपके लैंग्वेज इंस्टॉल्ड है सिस्टम पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, तो आप इसी लैंग्वेज को चुनेंगे और आईएसओ को डाउनलोड करेंगे। तो मेरे केस में इंग्लिश इंटरनेशनल मैं चुनूंगा और कंफर्म करूंगा। यहाँ से कंफर्म करने के बाद मेरे सामने देखिए 11 इंग्लिश इंटरनेशनल डाउनलोड अवेलेबल है आईएसओ का। 64 बिट डाउनलोड पे क्लिक करूंगा मैं और मेरी आईएसओ डाउनलोड होना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे विंडोज 11 23H2 इंग्लिश इंटरनेशनल x64 डाउनलोड होना आईएसओ स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन मैंने इसको पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने डाउनलोड फोल्डर में। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप डाउनलोड फोल्डर में मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं अभी इस डाउनलोड को यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे इसी तरीके से। मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। अब हम अपना ब्राउजर यहाँ से क्लोज कर देते हैं और आपको अपग्रेड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने सिस्टम पे इंटरनेट को डिसेबल कर देना है। तो मैं नेटवर्क सेटिंग्स में जाऊंगा यहाँ से और यहाँ से चेंज एडेप्टर ऑप्शन में जाऊंगा और इस एडेप्टर पर राइट क्लिक करके यहाँ से इसको डिसेबल कर दूंगा। डिसेबल करने के बाद हमारा इंटरनेट यहाँ पे ऑफ हो जाएगा और अब हम अपग्रेड को स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो आईएसओ डाउनलोड करके रखी है उस आईएसओ पे जाएंगे। तो मेरा डाउनलोड फोल्डर में बाय डिफॉल्ट ये है पड़ी हुई आईएसओ। आप आईएसओ जहाँ पे भी आपकी रखी हुई है डाउनलोड करने के बाद उस पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसको माउंट कर लेंगे। तो मेरी देखिए मैंने पहले ट्राई किया था तभी वो एरर स्टार्टिंग में आपको देखने को मिला था।
था। तो ये ISO मेरी माउंट है, इसको मैं अभी अनमाउंट कर देता हूँ यहाँ से, तो इजेक्ट कर देता हूँ मैं। आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ मैं कि कैसे आपको स्टार्ट करना है प्रोसेस। तो आप अपनी ISO पे जाएंगे, तो आपको इस पे राइट क्लिक करना है, माउंट पे क्लिक करना है। माउंट पे क्लिक करने के बाद इस ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये करने के बाद आपकी ISO यहाँ पे माउंट हो जाएगी इस तरीके से। फिर आपको अपना दिस PC वापस ओपन करना है और फिर आपको क्या करना है, किसी भी अदर पार्टीशन यानी सी के अलावा कोई भी पार्टीशन अगर आपके सिस्टम में बना हुआ है तो उसमें जाकर के आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और उस फोल्डर को नेम दे देंगे विंडोज 11। और ध्यान रहे नेम के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तो इतना करने के बाद आपको ISO का सारा कंटेंट यहाँ से ड्रैग करके कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसी विंडोज 11 नाम के फोल्डर में हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये सारा कंटेंट यहाँ पे कॉपी होने लगा है और ये कॉपी हो जाएगा। और आपके सिस्टम में अगर ये अदर पार्टीशन अवेलेबल ना हो यानी कि सिर्फ सी ड्राइव अगर बनी हो तो आप ये काम अपने सी ड्राइव में भी कर सकते हैं। यानी सी ड्राइव में विंडोज 11 नाम का फोल्डर आप क्रिएट कर लेंगे और उसमें ये सारा कंटेंट ISO का कॉपी कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कंटेंट कॉपी करने के लिए आपके ड्राइव में इतना स्पेस सफिशिएंट होना चाहिए कि जब वो कॉपी हो जाए तो उसके बाद भी आपका डिस्क स्पेस मिनिमम 64 GB अवेलेबल होना चाहिए सी ड्राइव के अंदर। अगर ऐसा नहीं होगा तो जब अपग्रेड प्रोसेस को हम रन करेंगे तो बीच में वो अपग्रेड प्रोसेस फेल हो सकता है लो डिस्क स्पेस होने की वजह से। तो अगर आपके सिस्टम में सिर्फ सी ड्राइव है और उसमें इतना डिस्क स्पेस नहीं है कि ISO का कंटेंट कॉपी हो पाए, तो हम क्या करेंगे, हम यहीं से ही जो हमने ISO माउंट करी है इसी ड्राइव से हम इस प्रोसेस को रन करेंगे। तो आगे देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तब तक ये कंटेंट कॉपी हो रहा है, हम इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। तो आगे का प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं ये कंटेंट कॉपी हो जाने के बाद। तो देखिए दोस्तों हमारा कंटेंट सारा ISO का कॉपी हो चुका है जो हमने फोल्डर बनाया था उसमें। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये विंडोज 11 फोल्डर है। देखिए सारा कंटेंट हमारा यहाँ पे कॉपी हो चुका है। तो अभी हम अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। तो मैं सर्च में जाके CMD टाइप करता हूँ और यहाँ से इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेता हूँ। यूजर अकाउंट कंट्रोल आ रहा है और इसको ये अलाउ कर देते हैं हम यस पे क्लिक करके। तो आप अभी देख सकते हैं मैंने अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है। एडमिनिस्ट्रेटर से मैं लॉगिन हूँ कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। अभी इस पे हम कमांड टाइप करेंगे। तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे, मैंने अभी ISO कंटेंट को अपने इस D ड्राइव के अंदर विंडोज 11 नाम के फोल्डर में रखा हुआ है। तो उस चीज को ध्यान में रख के मैं कमांड को रन करूंगा। और मैं आपको दोनों कमांड बता देता हूं कि डायरेक्टली अगर हम ISO जब माउंट करेंगे तब कैसे कमांड रन करानी है, और अगर आप उसको किसी ड्राइव पे फोल्डर बना करके अंदर कंटेंट को रन कराएंगे तो किस तरीके से रन कराएंगे कमांड को। तो देखिए मैं D ड्राइव में विंडोज 11 नाम का फोल्डर जो मैंने बनाया है उसके अंदर मैंने जो कंटेंट कॉपी किया है तो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से कमांड रन करेंगे तो मैं आपको कमांड बता देता हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके और ध्यान से ये कमांड को आप रन करेंगे। तो चलिए हम कमांड को रन करते हैं। तो D ड्राइव में हमारा ये कंटेंट रखा हुआ है। सबसे पहले हम अपनी D ड्राइव को एक्सेस करेंगे। यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट से D कोलन लगाएंगे, एंटर करेंगे। देखिए D ड्राइव में मैं आ चुका हूँ। आप इसमें कमांड लिखेंगे विंडोज 11 /setup.exe स्पेस देंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, फिर एक स्पेस देंगे और लिखेंगे सर्वर। तो आप ये कमांड को यहाँ से लिख सकते हैं ध्यान से वीडियो पॉज करके। और दूसरी कमांड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर हम डायरेक्ट इस ISO को जो माउंट कर रखा है हमने F ड्राइव के अंदर, यहाँ से इसको रन करेंगे तो कैसे रन करेंगे, तो इसके लिए पहले हम अपनी F ड्राइव के अंदर जाएंगे। तो F कोलन लगाएंगे। आपका ड्राइव लेटर कुछ भी हो सकता है, मेरा F है तो आप ड्राइव लेटर का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे F ड्राइव के अंदर डायरेक्टली मेरा सेटअप फाइल है जो मुझे रन कराना है। हम यहाँ पे लिखेंगे setup.exe स्पेस देंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे कमांड लिखेंगे प्रोडक्ट स्पेस
सर्वर। तो ये दोनों कमांड आप ध्यान में रखेंगे। मेनली हमें setup.exe फाइल को रन कराना होता है, आगे ये हम बाकी की कमांड टाइप करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डी ड्राइव में कॉपी कर रखा है कंटेंट सारा, तो मैं डी ड्राइव वाली कमांड को यहाँ पे अभी रन करूंगा। वापस मैं अपनी डी ड्राइव में आ जाता हूँ और कमांड टाइप करता हूँ Windows 11, क्योंकि ये मेरी डायरेक्टरी है Windows 11 जिसके अंदर मैंने कॉपी कर रखा है Windows 11 /setup.exe /product सर्वर। ये कमांड लिखने के बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे और थोड़ी देर में हमारा विजार्ड रन होने लगेगा। देखिए मेरे सामने ये विजार्ड रन हो रहा है। मैं बाकी स्क्रीन्स को यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये विजार्ड ओपन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आपका Windows 11 की जगह Windows सर्वर आ रहा है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट स्पेस सर्वर जो कमांड में हमने ऐड किया है, ये इसको बाईपास करने के लिए किया है, क्योंकि विंडोज इसको समझेगा कि विंडोज सर्वर हम रन करा रहे हैं सेटअप में, लेकिन एक्चुअल में बैकग्राउंड में हमने जो ISO कंटेंट लिया है वो Windows 11 का है। तो इस तरीके से हम जेन्युइनली उस एरर को बाईपास करेंगे जो कि हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी चेक करता है। तो हम यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और सिस्टम हमारा चेक करेगा कि क्या अपडेट्स अवेलेबल हैं हमारे सिस्टम में करंटली। सारा सेटअप ये चेक करेगा, तो इसको हम रन होने देते हैं और वीडियो को स्पीड अप कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा वीडियो लेंथी ना हो। तो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद ये सेटअप जब रन हो जाएगा तो आप वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। और देखिए इसने चेक कर लिया है। अभी एप्लीकेबल नोटिस एंड लाइसेंस टर्म आ रहा है, इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं रीड आउट करके। मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। और देखिए मैं आपको जो पहले बता रहा था कि हमारा जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है सिस्टम पे, जैसे गूगल क्रोम और VLC मीडिया प्लेयर, जो भी सॉफ्टवेयर हमने मैनुअली इंस्टॉल कर रखे हैं अपनी इस Windows 10 पे, तो वो सारे हमें बचाने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ रहा है कीप फाइल्स सेटिंग्स एंड एप्स। अगर आपने सही लैंग्वेज चुनी है ISO को डाउनलोड करने से पहले, तो आपको ये ऑप्शन आएगा, नहीं तो ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। और हो सकता है आपके सामने सिर्फ ये दो ऑप्शन आए, कीप पर्सनल फाइल्स और नथिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारी फाइल्स और एप्स और सारी सेटिंग्स को बचाने के लिए कि वो अपग्रेड के बाद डिलीट ना हो। और दूसरा ऑप्शन है कीप पर्सनल फाइल्स ओनली। अगर आप सेकंड ऑप्शन का चूज करेंगे तो आपकी जो भी डेटा है, जो फाइल्स हैं, वो बची रहेंगी, लेकिन एप्स सेटिंग्स आपकी डिलीट हो जाएंगी। और अगर आप सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि सब कुछ एकदम फॉर्मेट की तरह क्लियर हो जाए, बिल्कुल कुछ कोई भी डेटा या सेटिंग्स प्रीवियस ना बचे, एकदम फ्रेश विंडो इंस्टॉल हो जाए Windows 11, तो आप नथिंग को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना सारा डेटा, सेटिंग्स और एप्लीकेशंस को बचाना चाहता हूँ, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन का यूज करूंगा और फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे ये फिर से पूरा सेटअप जो है Windows 11 का वो चेक करेगा कि क्या अपडेट्स अवेलेबल हैं हमारे सिस्टम पे। उसके बाद ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा। तो इस प्रोसेस को आपको ध्यान से और थोड़ा पेशेंसली देखना है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम ले सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी सिस्टम की स्पीड पे और उसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे। तो ये टाइम ले सकता है, आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है। तब तक के लिए मैं वीडियो को स्पीड अप कर देता हूँ और आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और देखिए हमारे सामने रेडी टू इंस्टॉल की स्क्रीन आ चुकी है और इसमें लिखा है इंस्टॉल Windows 11 Pro कीपिंग फाइल सेटिंग्स एंड एप्स। तो हमने जो ऑप्शन पहला चुना था अपनी एप्स, डेटा और सेटिंग को बचाने के लिए, वो भी यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो अभी हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा सेटअप स्टार्ट हो जाएगा Windows 11 का इंस्टॉलेशन का। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हैं और देखिए ये सेटअप यहाँ पे टाइम ले लेगा और इस बीच में आपका सिस्टम सेवरल टाइम्स रीस्टार्ट होगा। तो आपको पेशेंस रखना है यहाँ पे और हम वीडियो को स्पीड अप कर देते हैं और आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो।
हाँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा विंडोज 10 सिस्टम फुली अपग्रेड हो गया है विंडोज 11 में कन्वर्ट होके, और जो भी एप्लीकेशन इस पे इंस्टॉल थी जैसे कि गूगल क्रोम हमने इंस्टॉल कर रखा था मैनुअली, और VLC मीडिया प्लेयर ये भी यहाँ पे हमारा बचा हुआ है। और साथ ही साथ हमने D ड्राइव में विंडोज का सेटअप कॉपी किया था विंडोज 11 नाम के फोल्डर में, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए फोल्डर यहाँ पे है और इसके अंदर पूरा सेटअप भी मौजूद है। और हम इसकी C ड्राइव को चेक कर लेते हैं दिस PC में जाके। C ड्राइव में देखिए हमारा काफी हद तक स्पेस अभी खाली है यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेक करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा सेम सिस्टम है, 4 GB रैम थी इसकी, और विंडोज एडिशन आप चेक कर सकते हैं विंडोज 11 प्रो 23H2, और अपग्रेड करने से पहले विंडोज 10 प्रो एडिशन था, और जो विंडोज का वर्जन था वो था 22H2, जो कि अभी विंडोज 11 प्रो एडिशन का हमारा 23H2 जो कि अपग्रेडेड वर्जन है लेटेस्ट, वो अपग्रेड हो चुका है। साथ ही साथ अगर मैं अपने विंडोज का लाइसेंस एक्टिवेशन दिखाऊं आपको, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका स्टेट अभी एक्टिव है, यानी कि एक्टिवेशन भी हमारा बचा हुआ है। और यहाँ पे विंडोज का जो एक्टिवेशन जो लाइसेंस की है वो भी आपका बचा हुआ है, जो मैंने विंडोज 10 के लिए यूज कर रखा था, तो वही हमारा विंडोज 11 के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से मैंने सक्सेसफुली अपने अनसपोर्टेड हार्डवेयर पे विंडोज 10 से विंडोज 11 पे अपग्रेड कर लिया है, और आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दे दूं, आप अपना डेटा सभी बैकअप करके रख लीजिए पहले इस प्रोसेस को ट्राई करने से पहले, क्योंकि डेटा अगर आपका लॉस हो गया तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने डेटा को किसी सेफ सिस्टम पे या किसी एक्सटर्नल ड्राइव पे पहले ही बैकअप करके रख लीजिए। तो अगर आपको वीडियो आज का हेल्पफुल लगा है, इंफॉर्मेशनल लगा हो या आपके काम आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी हम अपने चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड करें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।